कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के करेक्ट सीक्वेंस पूछे गए हैं, यानी माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के ऑर्डर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है बेटा वो आता है, तो सबसे पहले हमारा आता है माउथ, माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? माउथ से ईसोफेगस यानी विंड पाइप, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये करेक्ट सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बोला गया है? जो हमारे स्टमक की इनर लाइन होती है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एसिड क्या करता है? एसिड किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकता है। तो हमारे पेट में है तो हमारे पेट के जो स्टमक है उसको भी ख़राब कर सकता है। तो उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हमारे शरीर में यानी हमारे स्टमक में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो बचाती है? तो वो है म्यूकस। हमारे स्टमक में म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को कम करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को प्रिवेंट कौन करता है? तो हमारे स्टमक को प्रिवेंट क्या कौन करता है? म्यूकस प्रिवेंट करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl। पढ़ा है ना हमने HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। जो बाइल जूस होता है उसे लीवर से कौन सा पार्ट लेता है? एलिमेंट्री कैनल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस को लीवर से लेता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं उनमें बाइल जूस होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? रिसीव करती है बाइल जूस। कहाँ से? लीवर से। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट टू रिसीव बाइल जूस फ्रॉम लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? आयोडीन सॉल्यूशन। फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडिड टू राइस वाटर। चावल के पानी में या चावलों में हमने आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक। और सॉल्यूशन मिलाते ही कैसा रंग हो गया उसका? ब्लू ब्लैक हो गया। दिस इंडिकेट राइस वाटर। तो अगर क्या करा हमने? आयोडीन सॉल्यूशन को जब राइस वाटर पे मिलाया तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि चावलों के अंदर स्टार्च होता है। तो इट इज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टार्च, या कह सकते हैं राइस कंटेन स्टार्च। क्लियर है? तो जब भी क्या होगा, किसी में आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएं हम किसी भी चीज़ के अंदर और उसका कलर कैसा हो जाए? ब्लू ब्लैक हो जाए, तो हम बोलेंगे उस चीज़ में अंदर स्टार्च है। इट कंटेन स्टार्च। क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल फूड फाइनली डाइजेस्टेड। जो खाना होता है फाइनली कहाँ पर जाके फिनिश हो जाता है? पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो है खाना वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एनएस में जाएगा। तो फाइनली फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? तो फाइनली फूड डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो किसी काम का नहीं रहता, फिर वो क्या चला जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस में चला जाता है। तो फूड फाइनली कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। When air blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turn milky due to presence of। जब हमने एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर था उसमें अपने मुंह से फूंक मारी और जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। तो मिल्की होने का क्या कारण था? तो मिल्की होने का कारण क्या था कि हमारी हवा जो थी मुंह में वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो लाइम वाटर जब मिल्की हो जाए तो इट मीन्स इट प्रेजेंट CO2। तो क्या है इसका मतलब कि वहां पर क्या है? CO2 है। और CO2 क्या कर रही है? CO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर और कन्वर्ट इट मिल्की। तो CO2 क्या करेगी? लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी और उसे क्या बना देगी? मिल्की बना देगी। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो टेस्ट ट्यूब का जो लाइम वाटर था मिल्की क्यों हुआ? तो आप बोलेंगे ड्यू टू CO2 इज रिएक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिएक्ट कर गई। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रिएक्शन। किस रिएक्शन के बारे में पूछा है? एनएरोबिक रिएक्शन कौन सी होती है? एरोबिक और एनएरोबिक। तो एनएरोबिक रिएक्शन
का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो एनारोबिक का करेक्ट सीक्वेंस होता है पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद पायरुवेट, पायरुवेट के बाद साइटोप्लाज्म, फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा, और पायरुवेट होने के बाद इथेनॉल और CO2। क्या बनेगा यहाँ पे? लास्ट में इथेनॉल और CO2। तो ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट सीक्वेंस होगा किसका? एनारोबिक रिएक्शन का। क्लियर है? और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हम देखने को मिलेगा कहाँ पे मिलता है? ईस्ट में मिलता है। ईस्ट में एनारोबिक रिएक्शन कहाँ होती है? ईस्ट के अंदर होती है। YEAST, ईस्ट। ईस्ट में एनारोबिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एनारोबिक रिएक्शन में, ठीक है, जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एनारोबिक रिएक्शन से क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछ लेंगे एनारोबिक रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलोगे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जब रेस्पिरेशन होता है तो कौन सी गैसेस का टेक्स प्लेस होता है, वो कहाँ पे होता है? यानी गैसों का एक्सचेंज किस जगह पे होता है रेस्पिरेशन में? तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, वो कौन सी जगह पे होता है? तो होता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट का जो ब्लड है वो बैक फ्लो होने से जो है बचता है। वो किस कारण से बचता है? वो बचता है वॉल्व्स ऑफ इन हार्ट। हमारे हार्ट में क्या होते हैं? हमारे हार्ट में होते हैं वॉल्व्स। तो वॉल्व्स इन हार्ट, हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, जिसके कारण ब्लड जो है बैक नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। जो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है, किडनी में किडनी जो फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, किसके द्वारा करती है? तो नेफ्रॉन्स के द्वारा करती है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या है? इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। हम नेफ्रॉन को क्या और भी बोल सकते हैं? नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी भी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी है। ये क्या करती है? इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्टों को रिमूव करती है, और क्या करती है? एक्सेसिव जो चीजें होती हैं हमारे ब्लड में उनको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो पानी में से निकलती है। ऑक्सीजन जो होती है लिबरेट कहाँ से होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? तो वाटर में से होती है। तो ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। वाटर से निकलती है। क्यों? क्योंकि पानी किससे बना हुआ है? वाटर बना है H2O से। तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है। वाटर में क्या होती है? हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। तो ऑक्सीजन जो कहाँ से लिबरेट होती है? वाटर से लिबरेट होती है, यानी वाटर से निकलती है जब फोटोसिंथेसिस होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन। जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है किसकी? स्टोमेटा की। स्टोमेटल पोर यानी स्टोमेटा की किस चीज पे डिपेंड करती है? तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल पे, वाटर इन गार्ड सेल। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल पे डिपेंड करती है, क्योंकि गार्ड सेल क्या होती है? गार्ड सेल टर्जिट होती है, मजबूत सेल होती है, ठीक है, और वही डिपेंड कराती है कि किस चीज को एंटर या एग्जिट कराना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? स्टोमेटा की गार्ड सेल ऑफ वाटर पे या गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो कौन सा एंजाइम सबसे पहले मिक्स होता है फूड में? तो अमाइलेज मिक्स होता है फूड में। सबसे पहले क्या मिक्स होता है? अमाइलेज मिक्स होता है, क्योंकि अमाइलेज कहाँ होता है? माउथ में होता है। और वो क्या करता है? अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल में। तो अमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है? एंजाइम मिक्स होता है, अमाइलेज मिक्स होता है फूड में। वन वर्ड क्वेश्चंस।
द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सा ऐसा प्रोसेस है प्लांटों में जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के साथ जोड़ता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? जब सनलाइट आती है तो सनलाइट से फूड बनाता है, तो फूड किस फॉर्म में बनाएगा? केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के लिंक को जो जोड़ता है वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन से ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं? तो ऑटोट्रोफ कैन मेक देयर ओन फूड। थर्ड क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स। कौन से सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है इज अ प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। याद रखना क्लोरोप्लास्ट उस जगह का नाम है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? सनलाइट से केमिकल एनर्जी बनाना, यानी सनलाइट की हेल्प से खाना बनाना विद द हेल्प ऑफ वाटर, CO2 और सनलाइट। याद रखना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? उस जगह का नाम है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है सेल दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर। सेल्स के जो सेल जो सराउंड में होती है स्टोमेटल पोर के, उनका क्या नाम है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होती हैं? सराउंड होती हैं किसके? स्टोमेटल पोर के। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनका नाम हेट्रोट्रोपिक। एन एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस एंजाइम का नाम बताओ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है इन स्टमक दैट एक्ट एज ऑन प्रोटीन, और जो प्रोटीन पे एक्ट करता है। तो नाम है पेप्सिन। पेप्सिन इज अ एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर एंड प्रोडक्ट। तो CO2 और पानी, ये दोनों चीजें एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल आर एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इथेनॉल भी बनता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल भी बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इफिशिएंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एफिशिएंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कम एनर्जी की जरूरत होती है। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और एनारोबिक में कम एनर्जी की जरूरत होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्ले एनिमल और प्लांट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मैच द फॉलोइंग। फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट करता है। तो फ्लोएम कहाँ करता है? प्लांट से फूड को ट्रांसलोकेट करता है। तो फ्लोएम किसके साथ मैच होगा? ट्रांसलोकेट ऑफ फूड। तो फ्लोएम यानी फर्स्ट वाला किसके साथ होगा? फर्स्ट वाला होगा आपका सेकंड के साथ, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ। क्लियर है? फ्लोएम किसके साथ करेगा? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करेगा। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी में होती है और ब्लड को प्यूरिफाई करने के काम आती है। तो नेफ्रॉन क्या करेगी? एक्सक्रिएशन करेगी, सफाई करेगी किसकी? ब्लड को प्यूरिफाई करेगी। तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ। नेफ्रॉन क्या किसके साथ? एक्सक्रिएशन करेगी। वेन्स। वेन्स, आर्टरीज और वेन्स, इनका काम क्या होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, वेन्स किसे करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट। तो थर्ड वाला फोर्थ के साथ, थर्ड वाला फोर्थ के साथ। तो वेन्स किसको ट्रांसपोर्ट करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जब चोट लग जाती है तो हमारे हाथ पैरों में कहीं भी चोट लगती है तो उसके ऊपर ब्लड की लेयर बन जाती है ना, इसे क्लोटिंग बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लोटिंग करती है। तो फोर्थ वाला किसके साथ? थर्ड के साथ। फोर्थ वाला थर्ड के साथ। तो फर्स्ट सेकंड के साथ, टू फर्स्ट के साथ, थ्री फोर्थ के साथ और फोर्थ थर्ड के साथ। तो फ्लोएम किसके साथ होगा? फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम करेगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है? फ्लोएम बायोडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम कहाँ पे होता है? फ्लोएम लीफ में होता है, प्लांट से जो लीफ होते हैं वो
क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स है यूनिट्स, ठीक है, बताया था ना, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी की यूनिट है या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं। वेन्स क्या है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स क्लोटिंग करती हैं ब्लड की। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आर्टरीज हैज थिक वॉल, आर्टरी की जो आर्टरी होती है उनकी वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, यानी आर्टरी जो होती है मजबूत मोटी होती है। वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्स होती हैं, पतली होती हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, बट वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं और वेन ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। जो बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट में वो वेन्स लाएंगी, और जो हार्ट से ब्लड बॉडी में जाएगा वो आर्टरीज लेके आएंगी। इसीलिए आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती हैं और वेन्स हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके चलती हैं। आर्टरीज वॉल्व्स आर एब्सेंट, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते और वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व के कारण ब्लड बैक फ्लो नहीं करता। आर्टरी फ्लो, ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर, आर्टरी में हाई प्रेशर होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स जो होती हैं उनके अंदर नो प्रेशर। तो आर्टरीज कौन सा ब्लड ले जाती हैं, जिसमें हाई प्रेशर होता है, और वेन्स जिसमें प्रेशर नहीं होता, लो प्रेशर होता है, वो कैरी करती हैं वेन्स। तो पहला डिफरेंस, आर्टरी में थिक वॉल होती है, वेन्स में थिन वॉल होती है। आर्टरी कैरी करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, वेन्स ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, वेन्स में वॉल्व होते हैं। आर्टरी जो होती है उनमें प्रेशर होता है, वेन्स में प्रेशर नहीं होता है। वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन कार्निवोरस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोरस में कार्निवोरस से बड़ी क्यों होती है। हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास खाते हैं और कार्निवोरस जो होते हैं वो मीट मांस खाते हैं। जैसे हर्बीवोरस में आ जाएगा डियर, हिरन आ जाएगा, और कार्निवोरस में आ जाएगा लायन। तो हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी क्यों होती है कार्निवोरस की कंपैरिजन में। तो हर्बीवोरस कंटेन मोस्टली सेलुलोज, हर्बीवोरस ज़्यादातर सेलुलोज वाली चीज़ें खाते हैं, यानी जिनमें घास वगैरह में सेलुलोज ज़्यादा होता है, सेलुलोज खाते हैं। क्लियर है। इन उसके अलावा सेलुलोज और हर्बीवोरस नीड हेल्प टू सर्टेन बैक्टीरियम इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द माइक्रोब्स एंड फैसिलिटाइज फूड। हर्बीवोरस लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवोरस को लॉन्गर इंटेस्टाइन की जरूरत होती है। तो हर्बीवोरस में लॉन्गर इंटेस्टाइन क्यों होती है, क्योंकि हर्बीवोरस ईट सेलुलोज रिच फूड। What will happen if mucus is not secreted by gastric gland? क्या होगा जब गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस बनाना बंद कर दे। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस को नहीं बनाएगा तो हमारी बॉडी का क्या होगा या हमारे स्टमक का क्या होगा। म्यूकस प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। म्यूकस प्रिवेंट ड्राइंग इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, म्यूकस हमारे स्टमक को सूखने से ही बचाता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारा जो स्टमक है अंदर से सूख जाएगा। म्यूकस हेल्प करता है इजीली मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के पार्टिकल को आसानी से मूव कराने में भी म्यूकस हेल्प करता है। म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड फूड विल नॉट इजीली मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर म्यूकस नहीं बनेगा तो जो खाना है वो आसानी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगा और HCl डैमेज कर देगा हमारे स्टमक को। तो म्यूकस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पहले तो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग खराब हो जाएगी, फूड आसानी से मूव नहीं करेगा, हमारा स्टमक अंदर से ड्राई हो जाएगा, और जब हमारा स्टमक ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हमारा स्टमक खराब हो जाएगा। तो म्यूकस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, टू सेव द स्टमक। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than terrestrial organism? पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो
ब्रीथिंग रेट होती है, सांस जो है वो जल्दी तेज तेज लेते हैं और उनकी तुलना में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, यानी पानी में रहने वाली फिश जो होती है या और भी पानी में रहने वाले फिश हो गई या उनके अलावा डॉल्फिन वगैरह जो हैं या कुछ वेल्स वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथ करती हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, उनकी कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर। जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। देखो H2O, तो वाटर में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, और पानी में हमें जल्दी जल्दी सांस लेने की, एक्वेटिक एनिमल को जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत इसलिए है कि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा यानी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर देन लैंड। याद रखना, लैंड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर ड्यू टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्लोअर ब्रीथ करते हैं। किसके कंपैरिजन में? एक्वेटिक एनिमल के कंपैरिजन में। या एक्वेटिक एनिमल फास्टर ब्रीथ करते हैं किनके कंपैरिजन में? लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। Why is blood circulation in human heart called double circulation? जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? इन ह्यूमन ब्लड फ्लो इन 2 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो ब्लड जो होता है ह्यूमन बीइंग में 2 बार फ्लो करता है एक कार्डिक साइकिल में। तो क्वेश्चन में आता है 1 कार्डिक साइकिल में ब्लड कितनी बार फ्लो करता है? तो 2 डायरेक्शन में फ्लो करता है। याद रखना, ऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स टू हार्ट फ्रॉम लंग्स। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है? लंग्स से आता है, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से आता है हार्ट में। और सेम टाइम डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है गोज फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द लंग्स, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसी टाइम हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ पे जाती है हमारी, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स में जाता है ना, लंग्स ही तो एक्सपैंड होते हैं। तो ऑक्सीजन जब लंग्स में आएगी, लंग्स के बारे में तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। और जो हार्ट है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? वेन्स लेके आ रही है। और वेन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में चला जाता है। और जब ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आ रहा है और दूसरी तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है, तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ना एक 1 कार्डिक साइकिल में। इसी को बोलते हैं डबल मूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो समझ आ गया डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों ही सेम टाइम पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। राइट या मेंशन द मेजर इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने पर कौन से मेन इवेंट होते हैं? कौन सी 4 ऐसी चीजें होती हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है? तो ये पेपर में आता है मेजर इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या है? H2O। ये 2 पार्टों में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर किस में स्प्लिट हो जाता है? वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। एक पार्ट हाइड्रोजन का बन जाता है और दूसरा ऑक्सीजन का। और फोर्थ है रिडक्शन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो मेजर इवेंट कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के? पहला है लाइट एनर्जी, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। थर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट विल हैपन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अलग अलग सिचुएशनों में फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? क्लाउडी डे, अगर आसमान में बादल छाए तो फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? फोटोसिंथेसिस विल बी रिड्यूस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। क्योंकि सूरज जो है उसकी धूप कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।
नो रेनफॉल इन द एरिया, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, रेनफॉल विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर बारिश नहीं होगी तो जैसा फोटोसिंथेसिस है वही होगा, तो नो चेंज। तो बारिश ना होने पे क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा फोटोसिंथेसिस होना है वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज। तो पानी ना, बारिश ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गुड मैन्योर इन द एरिया, अगर अच्छी खाद डाल दी जाए तो क्या होगा, नो चेंज। अगर अच्छी खाद भी डालेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फोटोसिंथेसिस। तो क्लाउडी डे होने पर तो फोटोसिंथेसिस में फर्क पड़ेगा, पर रेनफॉल, बारिश ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैन्योर डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, और स्टोमेटा में मिट्टी भर जाए तब क्या होगा, तब फोटोसिंथेसिस में फर्क पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्लाउडी डे होने पे फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगा, चाहे स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए, चाहे वैसलीन लगा दें हम उसके ऊपर लीफ में, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, या मिट्टी के कारण अगर किसी लीफ में खूब ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मगर रेनफॉल से या मैन्योर वगैरह से फोटोसिंथेसिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैच द फॉलोइंग, तो ट्राइप्सिन कहाँ पे होता है, तो ट्राइप्सिन होता है पेनक्रियाज में। ट्राइप्सिन कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ट्राइप्सिन मिलेगा आपको पेनक्रियाज में। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही है, फर्स्ट का फर्स्ट। ट्राइप्सिन कहाँ मिलेगा, पेनक्रियाज में। फिर अमाइलेज, अमाइलेज कहाँ मिलेगा, अमाइलेज हमारे को पता है, अमाइलेज मिलेगा सलाइवा में। तो बी का क्या है, बी का है फोर्थ, ठीक है। ए का क्या था, ए का फर्स्ट है, ट्राइप्सिन पेनक्रियाज में, अमाइलेज सलाइवा में। बाइल, बाइल कहाँ मिलेगा, बाइल मिलेगा लीवर में। तो सी का क्या है, सी का सेकेंड, सी का क्या है, सी का सेकेंड। फोर्थ है पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो पेप्सिन कहाँ आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो डी का क्या है, डी का ऑप्शन है थर्ड, डी का ऑप्शन है थर्ड। तो ट्राइप्सिन मिलेगा पेनक्रियाज में, अमाइलेज मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, अमाइलेज, अमाइलेज मिलेगा सलाइवा में। बाइल, बाइल कहाँ मिलेगा, लिवर में। और जो पेप्सिन है वो मिलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन, इंसान का, आदमी का एलिमेंट्री कैनल को डिस्क्राइब करो। तो देखो बेटा, ये होता है माउथ, सबसे पहले हमारा माउथ। क्लियर है। माउथ के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, फर्स्ट पे आता है माउथ, सेकंड पे क्या आएगा, ईसोफेगस, थर्ड पे क्या आएगा, स्टमक। क्लियर है। फोर्थ पे क्या आएगा, फोर्थ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये रहा ऊपर है। फिफ्थ पे क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ पे क्या आएगा, रेक्टम। और सेवंथ पे क्या आएगा, एनस। तो पेपर में कई बार इसको इंडिकेट करा लेते हैं। तो ये माउथ, माउथ के बाद ईसोफिगस, इस विंड पाइप को क्या बोलते हैं, इस विंड पाइप को, ये ईसोफिगस है। इसके बाद ईसोफिगस के जस्ट नीचे ये क्या है, ये स्टमक है। स्टमक के बाद ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, याद रखना। इसके बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम के नीचे आता है एनएस, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, पास आउट होते हैं।